विद्यार्थियों, स्टडी विद सीप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। और अपन चलते हैं आगे और आगे सवाल करते हैं, क्योंकि जो दूसरा पार्ट था अपना दूसरा पार्ट था अम्ल क्षार एवं लवण वाला। वो दूसरा जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, थ्योरी का पार्ट उसका था वो पूरा का पूरा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं अपन और आगे करते हैं कि अपने इस बुक के अंदर एनसीईआरटी की बुक के अंदर बीच बीच में सवाल दे रखे हैं बॉक्स से बना के और नीले कलर में सवाल लिख रखे हैं। तो अपन क्या करते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो सवाल आते हैं पेपर के अंदर उन्हीं में से आते हैं, तो अपन क्या करते हैं, आज चलते हैं और सबसे पहले अपन क्या करते हैं वो सवाल करते हैं जो लेसन के बीच में है। बाद में अपन इसके पीछे जो अभ्यास प्रश्न है उनको सोल्व करते हैं। तो चलिए और अपन शुरुआत करते हैं। मैं आपको जो सवाल है वो बोर्ड पे दिखाता जाता हूँ, मेरे हाथ में भी सवाल है। तो आप पहले देखो, पहला सवाल पढ़िए और ये क्या कह रहा है वो। ये सवाल मोस्ट है, ध्यान से समझना इनको, ये समझ लोगे तो आप पीछे के जो अभ्यास प्रश्न है वो खुद कर लोगे। तो देखिए, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। ये पेज नंबर 24 पे आप देखोगे, एनसीईआरटी की बुक होगी आपके पास में, उस बुक में देखोगे तो पेज नंबर 24 पे आपको 3 सवाल दे रखे हैं एक बॉक्स के अंदर, जिसमें से पहला सवाल आपके सामने है। पहले सवाल में कह रहे हैं पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। नहीं रखते कि अपन जैसे ना पीतल के बर्तन हो या तांबे के बर्तन हो उनमें खट्टे पदार्थ नहीं रहते, दही और जमाते हैं। तो घरों में मम्मियाँ और अपनी दही जमाती हैं तो वो किस में जमाती है, या तो मिट्टी के बर्तनों में जमाती है जो घड़े टाइप के होते हैं उनके अंदर, या किसके अंदर जैसे कोई स्टील के और के पात्र होते हैं उनके अंदर। पीतल और तांबे में क्या नहीं जमाते अपन, दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखते। क्यों नहीं रखते उसका आंसर मैं लिखता हूँ। देखिए इसका उत्तर मैं लिखता हूँ, आप भी साथ साथ में इसका उत्तर लिखते जाइए। पहले मैं आपको बता दूं कि ये क्यों नहीं रखा जाता, ऐसा क्यों नहीं किया जाता। देखो, खट्टे पदार्थ कोई भी होता है, अपन ने पढ़ा था, पहला गुण पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद के अंदर क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो फिर ये जो दही और है ये भी खट्टे पदार्थ हैं, तो इसका मतलब ये भी क्या करेंगे, अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे। तो अपन उसको कहेंगे कि भी दही जैसे खट्टे पदार्थों के अंदर अम्ल पाया जाता है, और अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बना लेते हैं, विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, लवण बना लेते हैं, कुछ विषैले पदार्थ बना लेते हैं। उन विषैले पदार्थों को अपन अगर दही के साथ में खा लेंगे तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होंगे, हानिकारक होंगे, और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होंगे तो फिर उनको खाने का कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए मैं ये लिखता हूं, जो मैंने बात बोली वही मैं यहाँ लिखता हूं कि मैं ये लिखता हूं कि दही तथा खट्टे पदार्थों में, दही तथा खट्टे पदार्थों में, दही तथा खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है। पढ़ा था ना, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कड़वे होते हैं। दही तथा खट्टे पदार्थों में अम्ल पाया जाता है। अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, अम्ल धातुओं के साथ क्रिया करके, धातुओं के साथ क्रिया करके विषैले पदार्थों का निर्माण करता है, विषैले पदार्थों का निर्माण करता है, विषैले पदार्थों का निर्माण करता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अतः खट्टे पदार्थों, अतः दही अथवा, सेम लिख दो बोला है, अतः दही अथवा खट्टे पदार्थों को, दही अथवा खट्टे पदार्थों को, खट्टे पदार्थों को पीतल अथवा तांबे के बर्तनों में, पीतल अथवा तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए,
तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। कुल मिला के आपको रखना कुछ नहीं है, ये याद रखना है। अपन ने पढ़ा था, अच्छे से गुण पढ़े थे अम्लों के, कि अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और दही भी होता है वो खट्टा होता है। तो दही को अपने पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पीतल और ये तांबा जो है धातु है, और अम्ल धातुओं के साथ में क्रिया करके क्या बना लेती है, विषैले पदार्थ बना लेते हैं, जो अपने स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। इसलिए अपने को क्या नहीं रखना चाहिए, खट्टे पदार्थों को पीतल और तांबे के बर्तनों में नहीं रखना चाहिए। आपको उतारना है तो आप इसको उतार लीजिए, रोक के वीडियो को। आगे मैं दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं। देखो दूसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा सामने। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? पहली बात तो एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो देखिए जो दूसरा क्वेश्चन है, ये पहले का उत्तर था, दूसरे का मैं यही लिख देता हूं। उत्तर नंबर 2 जो है ये कह रहा है, पहले मैं एक लाइन का मतलब समझाता हूं। ये कह रहा है धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है। आप अच्छे से जानते हो, अपन ने पढ़ रखा है कि अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ में अगर क्रिया कर ले तो क्या बनाते हैं भाई, लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं नहीं बनाते। अपन ने अम्लों के गुण में पढ़ा था कि अम्ल जो होते हैं वो धातु के साथ क्रिया करके क्या बना लेते हैं, लवण तथा हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। तो पहली बात का तो उत्तर आ गया कि धातु के साथ अम्ल क्रिया करके कौन सी गैस बनाते हैं, धातु के साथ अम्ल अभिक्रिया करके कौन सी गैस बना लेते हैं, हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं। पहली बात तो एक उदाहरण के द्वारा समझाइए। एक उदाहरण लिख देता हूं, देखो वहां से आपको मिल जाएगा उदाहरण। HCl देखो अम्ल है, और धातु कुछ भी ले लो, एक सोडियम धातु ले लो सोडियम धातु। यहाँ से एक लवण बन जाएगा Na और Cl, तो ये NaCl एक लवण बन जाएगा, और प्लस साथ में क्या निकल जाएगी, H2 गैस निकल जाएगी। ये संतुलित नहीं है, वहां से आप संतुलित समीकरण लिख सकते हो इसकी, नहीं तो कर लेते। देखो Na1 Cl1 Cl1, H2 यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा दो, 2H हो गए, इसकी वजह से Cl 2 हो गए, यहाँ Cl 2 कर देते हैं, Na 2 हो गए, इसकी वजह से यहाँ Na 2 कर देते हैं। ये हो गया। तो ये भी हो गया कि है ना, एक उदाहरण के द्वारा समझाइए, तो ये उदाहरण समझा दिया उसको। फिर कह रहा है इस गैस की जांच कैसे करोगे। मैंने आपको दोनों ही गैसों की जांच बताई थी कि एक तो क्या होता है कि अम्ल जो होते हैं धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया करते हैं, और वो वहां पे गैस बना रहे थे, एक जगह कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रहे थे। दूसरी अपन ने ये देखा था कि अम्ल जो होते हैं धातु के साथ में क्रिया कर लेते तो क्या बना रहे हैं अपने साथ में, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। हाइड्रोजन गैस की और कार्बन डाइऑक्साइड की दोनों की मैंने आपको पहचान बताई थी। तो हाइड्रोजन गैस की आप वहां से देख सकते हो, मैंने डायग्राम सहित बता रखा है थ्योरी के अंदर। परंतु फिर भी यहाँ देखो आप क्या करोगे कि इसका परीक्षण करना है, इसकी जांच करनी है कि ये गैस जो है ये कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो आप क्या करोगे कि इससे निकलने वाली, मैं सीधा शॉर्ट में लिखता हूं, आप लिखोगे अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। निकलने वाली हाइड्रोजन गैस निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के अंदर जलती हुई मोमबत्ती अथवा आप लिख दो क्या, तिल्ली, जलती हुई मोमबत्ती अथवा तिल्ली ले जाने पर, मोमबत्ती अथवा तिल्ली ले जाने पर यह पोप ध्वनि के साथ, पोप मतलब मैंने वहां पे बताया था कि फट फट की ध्वनि के साथ में, जब कोई गीली चीज होती है उसको जलाते हैं तो कैसी आवाज आती है, फट फट की आवाज आती है। पोप फट फट की ध्वनि के साथ, तीव्रता से जलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ये क्या होगी, यहाँ पे जो निकलने वाली गैस है वो क्या होगी, हाइड्रोजन गैस होगी। तो उसको ये बताना है कि अम्ल धातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। इसका एक ये उदाहरण दे देना, ये उदाहरण हो गया। और दूसरा इसकी जांच कैसे करेंगे, तो अपन लिख देंगे कि इससे निकलने वाली हाइड्रोजन गैस के सामने जलती हुई माचिस की तिल्ली या मोमबत्ती ले जाने पर वह फटफट की ध्वनि के साथ तीव्रता से जलती है, अतः उपस्थित गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। इसी डब्बे का एक लास्ट क्वेश्चन है, वो आपके सामने देखो स्क्रीन पे।
ये लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है, मतलब बुदबुदाहट के साथ कोई गैस निकलती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन है, ये कहना क्या चाह रहा है, आपको सिर्फ अपना विवेक काम में लेना है। हालांकि पढ़ सारी चीजें रखी है अपन ने। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको अगर ये उतारने हैं तो आप वीडियो को रोक के उतार लीजिए। सवाल मैं आपको सामने दिखाता जा रहा हूँ बराबर, और आप इन सवालों को भी उत्तर को भी साथ में उतार लीजिए सही ढंग से। चलिए आगे चलते हैं। मैं इसको डिलीट करके और आपको दिखाता हूँ कौन सा क्वेश्चन। इस डब्बे का और पेज नंबर 24 का जो लास्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन। और ये सवाल वैसे तो आप कर लोगे, कोशिश करो कि आप पहले वीडियो को रोको और इस सवाल को देखो और बाद में आप इसको पहले सॉल्व खुद करो, बाद में देखो वीडियो को। देखिए मैं एक एक बात लेके चल रहा हूं। देखो ये कह रहा है कोई धातु यौगिक ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। ये लो मैंने एक यौगिक ए बना दिया, ये एक यौगिक ए है। ये किसके साथ में अभिक्रिया कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। तनु या सांद्र का मतलब क्या होता है? तनु का मतलब जो होता है विलयन थोड़ा सा पतला होता है और सांद्र का मतलब गाढ़ा होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख दिया मैंने। तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। पहली बात तो ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, ये रिएक्शन करेगा तो पहली बात तो क्या उत्पन्न होगी? बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। उसको अपन लिख नहीं सकते, ठीक है, बुदबुदाहट उत्पन्न होगी। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। अब बताओ कोई भी जो गैस है अपने प्रकृति के अंदर उपस्थित गैस है, किस गैस के अंदर ऐसी क्षमता होती है जो जलती हुई आग को बुझा दे? तो ऐसी किसके अंदर होती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। इसके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि ये क्या करती है? जलती हुई मोमबत्ती को बुझा सकती है। पहली बात ये बुझा देती है, मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, यानी ये कह रहा है इधर जो यौगिक बन रहा है ना, इसमें एक यौगिक क्या है? कैल्शियम क्लोराइड है, CaCl2 है अपने पास में। दो यौगिक तो पता चल गया, एक तो ये बुझा देगी तो कार्बन डाइऑक्साइड होगी और दूसरी क्या होगी? कैल्शियम क्लोराइड होगा। वो जो कह रहा है कि एक तो क्या होगा? कैल्शियम क्लोराइड होगा ही। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखें। अब ये नहीं पता इधर कुछ और बनेगा कि नहीं बनेगा, वो नहीं पता, और इस ए का नहीं पता क्या होगा यहाँ पे। अब अपने को क्या करना है? दिमाग लगाना है थोड़ा सा और ये सोचना है कि देखो इधर देखो क्या आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है तो चलो क्लोरीन तो इसके अंदर है, क्लोरीन तो आएगा, ठीक है। एक इधर क्या आ रहा है? कैल्शियम आ रहा है, इधर कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है जिसका उधर कोई नामो निशानी नहीं है फिलहाल। तो अपने पास में एक HCl है। HCl से सिर्फ पता चलता है कि Cl2 आ सकता है। तो फिर वहां पे ऐसा कोई यौगिक लिखिए जिसके अंदर क्या हो? कैल्शियम हो, एक कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित हो। तो आपके दिमाग में कुछ ऐसा आ रहा होगा। अपन ने अम्लों की किसी के साथ में तो ऐसी रिएक्शन पढ़ी थी जिसके अंदर क्या था? कैल्शियम भी था और कार्बन डाइऑक्साइड भी था। तो मैं यौगिक लिख देता हूं, आपको भी याद आ जाएगा, मैं लिखूंगा तब कैल्शियम कार्बोनेट ले लेता हूं, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसमें कैल्शियम भी आ जाएगा, अपने कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ में आ जाएगी। तो देखिए एक तो कैल्शियम क्लोराइड तो उसने बना दिया और एक कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। यहां से एक H बच गया और एक ऑक्सीजन बच गया। तो H और ऑक्सीजन मिलके क्या बना सकते हैं? H2O जल बना सकते हैं, और तो कोई HO यौगिक नहीं बन सकता। ये बन गए। अब वो कह रहा है इसकी आप संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो संतुलित लिख दो। देखो कैल्शियम एक है, इधर भी कैल्शियम अपने पास में कितना है? एक है। इधर कार्बन कितने हैं? देखो एक, इधर कार्बन कितना? एक। इधर ऑक्सीजन कितने? देखो तीन, दो और एक, तीन ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन कितना? एक। हाइड्रोजन कितने? दो। मैं यहाँ पे दो लगा देता हूँ। दो हाइड्रोजन हो गए, दो हाइड्रोजन हो गए। क्लोरीन कितने? दो। क्लोरीन कितने हो गए? यहाँ पे दो। तो इस हिसाब से ये जो अभिक्रिया हुई ये क्या हो गई? अपने संतुलित हो गई। तो इस प्रकार से इस क्लास के अंदर अपन ने क्या किया? ये जो तीन सवाल थे पेज नंबर 24 पे दिए हुए, इन सवालों को किया। हालांकि आगे भी पेजों पे सवाल दे रखे, जैसे 27 नंबर पेज पे 6 सवाल दे रखे हैं। तो उन सवालों को अपन एक अलग से अगली क्लास में करेंगे, क्योंकि उनको एक साथ करवाएंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी, और एक दो क्वेश्चन करवाएंगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं सिर्फ ये पेज नंबर 24 वाले मैंने 3 सवाल करवाए हैं। आपको सबसे मोस्ट सवाल है ये, आप इनको पढ़िएगा बार बार। ये वीडियो अगर समझ नहीं आ रहा तो देखिएगा। तो इस सवाल के अंदर ये पूछ रहा था कि कोई धातु ए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया करती है
बुदबुदाहट तो उत्पन्न होती है, गैस मोमबत्ती को बुझा देती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकती है। यदि उत्पन्न यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है तो आप इसके लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और उस ए यौगिक का नाम लिखिए। तो ए यौगिक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। समझ में आ गई बात, ये बात ध्यान में रखने की तरीके से। बस ये सवाल थे, अपन ने पेज नंबर 24 के ये 3 सवाल किए। आगे के सवाल अपन करते हैं आगे की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।